मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले मैं 2 दिन पहले की एक ख़बर है, जब तहरीक के लब्बैक का जो काफ़िला है जो कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकला और मुरीदके में टीएलपी का पड़ाव जारी था, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ़ैसला किया गया कि ऑपरेशन करके, क्रैकडाउन करके ये जगह जो सड़कें हैं, जो शाहराएँ हैं, वो हमने टीएलपी से हमने उसको विकेट करवाना है, हमने शाहराओं को खाली करवाना है। उस ऑपरेशन में नाजरीन एक एसएचओ जो है शहजाद नवाज़, वो शहीद हुए थे। उनकी शहादत कैसे हुई थी, मैंने 2 दिन पहले के व्लॉग में आपको ये बताया था कि बख्तरबंद गाड़ी से निकाल के शहजाद नवाज़ को गोलियां मारी गई, और एग्जैक्टली मेरी खबर ये थी कि 21 गोलियां उसके सीने में उतारी गईं। किस बेदर्दी के साथ शहजाद नवाज़ को शहीद किया गया, उसको मारा गया। अब नाज़रीन, हमारी 2 दिन पहले की इस खबर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो तस्दीक कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो अता तारड़ साहब के साथ और सरदार यूसुफ के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि शहजाद नवाज़ को टीएलपी के जो पुरतशद्दुद एलिमेंट्स थे, जो अनासर थे, उनकी तरफ से उनको सामने खड़ा करके उनके सीने पे 21 गोलियां जो है वो मारी गईं। ये खबर नाज़रीन जब 2 दिन पहले आपके साथ हमने शेयर की थी, तो किसी के पास ये खबर नहीं थी। अब आप अंदाज़ा कर लें, जो लोग ये कहते हैं कि तहरीक के लब्बैक का जो एहतजाज था वो पुरअमन था, अगर ये एहतजाज पुरअमन था तो फिर असलहा इनके पास कहाँ से आया। सवाल ये उठाया जाता है ना कि गोली क्यों चलाई। सवाल ये है कि असलहा जो टीएलपी दावा करती है कि हम पुरअमन सियासी जमात हैं, पुरअमन मजहबी जमात हैं, तो इनके पास असलहा कहाँ से आया। अब इस बात का कोई इनकार करे, कोई तरदीद करे, तो वीडियोज़ एविडेंस भी मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इनके पास गन्स भी मौजूद थे। इसके अलावा दीगर जो हथियार हैं, डंडे हैं, गुलेले हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा एहतजाज जो है वो पुरअमन तो नहीं हो सकता। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखें, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को जो कॉल दी है कि आपने तैयार रहना है और हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, आप किसी भी सियासी जमात के साथ, आप किसी भी मजहबी जमात के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का कंपैरिजन कर लें, आपको एक वाज़े जो है वो डिफरेंट जो है वो नज़र आएगा, डिफरेंस नज़र आएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब भी लॉन्ग मार्च किया, जब भी एहतजाज किया, वो हमेशा उनके लोग पुरअमन तौर से जहाँ से भी निकले, सिंध से निकले, डीआई खान से निकले या पेशावर से निकले, एक गमला तक भी नहीं टूटा। बाकी आप जितनी मर्जी सियासी जमातें निकाल के देख लें, आपको जब ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, जितनी मर्जी से मुराद जो सियासी जमातें जलसे जुलूस की सियासत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब भी निकले हैं तोड़फोड़ भी हुई है, टकराव भी हुआ है, तसादम भी हुआ है और इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था, उनके एक रहनुमा की तरफ से वीडियो स्टेटमेंट जारी करके अब जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है, पंजाब हुकूमत ने जो एक मैसेज दिया है कि कोई भी आज अगर सड़कों पे आएगा, कोई भी अगर सड़कों पे आके रास्ते बंद करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो चाहे वो जितना भी बड़ा तुरम खान है या 30 मार खान है, उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और सड़कें बंद करने की, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैगाम पंजाब हुकूमत ने भी दिया है और ये पैगाम आईजी जो पंजाब हैं उनकी तरफ से भी दे दिया गया है। यानी पैगाम यह है कि बदमाशी नहीं चलेगी और अगर कोई बदमाशी करेगा उस पर फिर डंडा चलेगा। अब जो साद रिजवी साहब हैं, जो ये मार्च लेके, ये काफिला लेके लाहौर से निकले थे फ़लस्तीन के नाम पे, गज़ा के नाम पे कि इस्लामाबाद हमने जाना है, अब उनका पोल भी खुल गया है। जो हुकूमत की तरफ से बताया गया है, हुकूमत के 3 वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वाज़े किया गया कि हमारे उनके साथ जो मुज़ाकरात साद रिजवी के साथ चलते रहे, उसमें उनकी डिमांड्स क्या थी। आखिरी मिनट तक उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चलते रहे और जो डिमांड साद रिजवी की तरफ से दी गई, उसमें एक भी डिमांड ऐसी नहीं थी जो फ़लस्तीन या गज़ा से मुतल्लिक हो। उन डिमांड्स में सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि फ़लाँ बंदा पकड़ा हुआ है, फ़लाँ कत्ल के केस में है, फ़लाँ दहशतगर्दी के केस में है, उससे आप पुलिस से छुड़वा दें तो हम वापस चले जाएंगे, उसे जेल से रिहा कर दें तो हम अपना काफ़िला लेके वापस लाहौर चले जाएंगे। तो ये डिमांड थी साद रिजवी की वापसी की। शर्त क्या थी कि फ़लाँ फ़लाँ को छोड़ दें। तो फिर गज़ा और फ़लस्तीन के नाम की तो आड़ ली जा रही थी, या फिर ये मुतालबे थे
कि हमारे जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दें, इतने पैसे दे दें। नाज़रीन, अफसोस होता है जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। बाकी जो दीगर हमारी ख़बरें हैं, तो इस पर सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब की। अब हमने कल के व्लॉग में भी बात की कि सोहेल अफरीदी साहब, जिनसे मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने बड़े दावे किए थे कि ये मुज़ाहमत की सियासत करेंगे, ये मिन्नत तरले और समाजत की सियासत नहीं करेंगे, ये खान साहब के लिए सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत के साथ और पंजाब हुकूमत के साथ इनका मुकाबला होगा। अब आप ये देखें, वो पंजाबी कहते हैं किन्ने वियां 100 होंदा है। जब वज़ीर आला बने हैं, हलफ उठाया है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों का एहसास अब सोहेल अफरीदी साहब को होने लगा है। एक तो कल जब पेशावर हाई कोर्ट से मुख्तलिफ केसेस से उन्होंने ज़मानत अपनी हासिल की, वहाँ से निकलने लगे, तो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि लोगों को इस बात की रियलाइजेशन करनी चाहिए कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी खान साहब से मुलाकात कराएं। और फिर जो एक प्रोपोगंडा हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने सोहेल अफरीदी को कॉल की, और जब सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, तो वज़ीर आज़म ने जवाब यह दिया कि मैं पता करके आपके बताता हूँ। तो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म कठपुतली है, वज़ीर आज़म के पास कोई अख्तियार नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखने के बजाय या एक दूसरे एंगल से देखने के बजाय आप इसको पहले एंगल से, पहली आंख से क्यों नहीं देखते? जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को मैदान में उतारा है, गंडापुर साहब को मैदान बदर किया है, उसी शख्स ने, कि बड़ा काबिल है, बड़ा दलेर है, एहतजाज की सियासत का चैम्पियन है, उसने पहले मौके पे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हाथ फैला दिया, मिन्नत समाजत और तरला शुरू कर दिया कि मेरी आप इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें। अब वज़ीर आज़म ने तो कॉल इसको की थी मुबारकबाद देने के लिए, सूबे का वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए, और आगे से उन्होंने जो दरख्वास्त कर दी, हाथ फैला दिया कि मेरी खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड भी था। अब वज़ीर आज़म उनको कब जवाब देते हैं, कब जवाब नहीं देते। लेकिन हमारे साफ़ी दोस्तों की खबरें ये हैं कि ये आंखें दिखा के मुलाकातें नहीं होंगी। ये मुलाकातें होंगी तो आजिज़ी के साथ, जब कोई दरख्वास्त होगी तब खान साहब के साथ कोई इनकी मुलाकात हो पाएगी। अदरवाइज़ ये जो मैंने पहले आपसे कहा ना कि बदमाशी वगैरह किसी तुरम खान, तीसमार खान की नहीं चलेगी, तो खान साहब के साथ मुलाकात के लिए भी किसी की बदमाशी नहीं चलेगी, चाहे वो जितना बड़ा तुरम खान हो या फिर तीसमार खान हो। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अफ़गानिस्तान से जुड़ी खबरें हैं और जो इंडिया से जुड़ी भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मार्का हक में जो भारत की तारीखी शिकस्त हुई है, उसका दूसरा नतीजा जो है वो सामने आया है। पहला नतीजा तो पाकिस्तान की कामयाबी की सूरत में, पहला नतीजा जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार इंडिया को, मोदी को जो है वो पिंच किया जाता है कि भारत के 7 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान कामयाब हुए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कामयाब हुए, शहबाज शरीफ कामयाब हुए। अब उसका नतीजा ये देखें कि जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ J-10C जो लड़ाका तैयारे फाइटर जेट इस्तेमाल किए, JF-17 भी थे। अब भारत ने तो प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान का F-16 उन्होंने मार गिराया है, और पाकिस्तान ने एक बड़ा मतवाजन ऑफर इंडिया को किया था कि ठीक है, आप अपनी इन्वेंट्री ले आएँ। पाकिस्तान अपनी इन्वेंट्री दुनिया के सामने रखता है, उसे पता चल जाएगा कि आपके कितने जहाज़ गिरे हैं, पहले कितने जहाज़ थे, अब कितने जहाज़ मौजूद हैं, और पाकिस्तान के पास कितने फाइटर जेट इस जंग से पहले मौजूद थे और जंग के बाद कितने मौजूद हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया ने, मोदी सरकार ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब J-10C जो कि पहली मरतबा किसी जंग में उसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और इस जंग में पाकिस्तान ने साबित किया कि हमने 2019 में ये जो 36 लड़ाका तैयारे J-10C चाइना से ख़रीदे थे, जिसमें 250 PL-15 मिसाइल भी हासिल किए गए थे, ये एक मौसर हथियार है, मौसर फाइटर जेट है। दुनिया के सामने बात साबित हो चुकी है। तो ये बात प्रूव होने के बाद कि J-10C एक ऐसा फाइटर जेट है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं। इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वो कम से कम 42 जो J-10C के फाइटर जेट हैं वो चाइना से ख़रीदेगा। ये दूसरा मुल्क होगा इंडोनेशिया जो J-10C फाइटर जेट को इस्तेमाल करेगा, चाइना से ख़रीदेगा।
पहला पाकिस्तान था। तो इंडिया की शिकस्त का नतीजा ये निकला है कि जो पाकिस्तान ने J-10C की जो मार्केटिंग की, भारत के 7 लड़ाका त्यारे मतलब गिरा के, अब चाइना को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। पहला जो ऑर्डर है, जो इंडोनेशिया इरादा रखता है 42 फाइटर जेट खरीदने का। अब नाज़रीन तालिबान पे आ जाते हैं कि जो सीज़ फायर हुआ है, उस सीज़ फायर में अब तय क्या हुआ है। लेकिन तय क्या हुआ है, इस खबर पे आने से पहले जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिस पे हमने आपको कल भी बता दिया था कि ये झूठी खबरें हैं, ये तालिबान की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। वो क्या था, जो तालिबान ने दावा किया कि हमने जो स्पिन बोल्दक पे जो बाब दोस्ती है, पाकिस्तान वाला हिस्सा हमने गिरा दिया है। वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं गिरा था, वो अफगानिस्तान वाली उनकी अपनी साइड गिरी थी। अब जो DGFC है वो गए हैं स्पिन बोल्दक के मकाम पे, बाब दोस्ती के मकाम पे, और वहाँ पे जाके जो पाकिस्तान की साइड का जो हिस्सा है बाब दोस्ती का, उसके सामने तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाने के बाद उसको पब्लिक कर दिया गया, और तस्वीर बनाने का मकसद ये था, मैसेज ये देना था कि जो झूठा प्रोपेगेंडा तालिबान कर रहे हैं, ये देखें DGFC जो तस्वीर जहाँ पे बना रहा है, उसके पीछे बाब दोस्ती जो है वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। अगर जो झूठा जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा साबित किया है, अगर ये बात गलत लगती है, तो कोई जाए वहाँ पे जाके तस्वीर बना के देख ले, अपनी आंखों से देख ले कि बाब दोस्ती मौजूद है या नहीं है। अब 48 घंटों का सीज़ फायर हुआ इस लड़ाई में, इस जंग में, इन झड़पों में। पहले 24 घंटे गुजर गए, अगले 12 घंटे भी गुजर चुके हैं। कल हमारे वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ, फरहान बिन फैसल के साथ रब्ता किया था, और ये जो सीज़ फायर हुआ था, ये 3 ममालिक की कोशिशों से हुआ, ईरान, कतर और सऊदी अरेबिया। अब नाज़रीन ख़बर यह है कि जो सीज़ फायर हुआ है 48 घंटों के लिए, जिसकी डेडलाइन आज 6 बजे ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी ज़राए का दावा यह है कि कतर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जो डिस्प्यूट है, जो तनाज़ा है, इशू है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान का जो प्राइम मुतालबा है या जो तो रिजर्वेशन पाकिस्तान की है, पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेगा कि फितनातुल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने के लिए ना दे, और इनको प्रोटोकॉल भी ना दिया जाए। और प्रोटोकॉल ना देने का मतलब ये है कि जब तालिबान उनको प्रोटोकॉल देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अफ़गानिस्तान की सरकारी सरपरस्ती के नीचे पनाह लिए हुए हैं। लेकिन जब प्रोटोकॉल इनका ख़त्म होगा, तो इसका मैसेज ये होगा कि अब वो तालिबान की सरपरस्ती में नहीं है। इस सूरत में अगर वो कार्रवाई करते हैं, छुप छुपा के पाकिस्तान में आके कोई इंसिडेंट करते हैं, दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है, तो पाकिस्तान फिर उनको वहाँ पे जाके टारगेट करेगा, फिर उनको तालिबान की सरपरस्ती हासिल नहीं होगी। लेकिन ये प्राइम ड्यूटी अफ़गान तालिबान की होगी, अफ़गान रजीम तालिबान रजीम की होगी कि पहले तो उनको अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने न दें। अब कतर में जो मुज़ाकरात होने हैं, उन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ नाज़रीन ये बताया गया है कि जो अफ़गानिस्तान का डेलीगेशन है, जिसमें अहम शख्सियात होंगी, अस्करी शख्सियात भी होंगी, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से डेलीगेशन जाएगा, उसमें अस्करी शख्सियात भी होंगी, उसमें सियासी शख्सियात भी होंगी। और जो अफ़गानिस्तान से डेलीगेशन कतर जाएगा, दोहा जाएगा, उसमें तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आज कतर दोहा के लिए रवाना होंगे, और वहाँ पर ये मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और इन मुज़ाकरात में हो सकता है, जो कल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करना चाहता है, तो पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं। तो सबसे अहम जो डेवलपमेंट आज इन मुज़ाकरात से हो सकती है कि ये जो सीज़ फायर है, ये एक्सटेंड हो सकता है, और इस दौरान मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन, जो वफ़द वहाँ पे जाएगा, जो अस्करी क़यादत, अस्करी हुकाम उसमें शामिल होंगे, उसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल होंगे, जो वहाँ पे जाके दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे कि पाकिस्तान अगर बात करता है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, फितनातुल खारिज के, फितनातुल हिंदुस्तान के वहाँ पे पनाहगाहें मौजूद हैं, और उनको सरकारी तालिबान रजीम का प्रोटोकॉल हासिल है, तो ये शवाहिद मौजूद हैं। वो शवाहिद भी वहाँ पे रखे जाएंगे, और पूरी तारीख में वहाँ पे बताई जाएगी कि पिछले 4 सालों से पाकिस्तान ज़बानी तौर पे कह रहा था
एक ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ बार बार रब्ता करके यही कहा जा रहा था कि आप ये ना होने दें, लेकिन इसको नहीं रोका गया। तो फिर पाकिस्तान मजबूर हुआ, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, दरअंदाजी होती है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, पाकिस्तान फिर मजबूर हुआ उन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जो पाकिस्तान में आके शरपसंदी और दहशतगर्दी करते हैं। तो देखते हैं कि दोहा में आज मुज़ाकरात का जो फेज़ होना है, दौर होना है, वहाँ से क्या खबर सामने आती है।